सरिता हमारे मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की है। सुबह 7 बजे जब वह लंबी डोरी वाला बैग कंधे से लटकाए, साड़ी की सिलवटें ठीक करती और अपने घुंघराले केसों को कंधे पर झटकती बस पकड़ने के लिए मेरे मकान के सामने से गुजरती है तो मानो एक छोटा भूचाल सा आ जाता है। संभव है कि गली के और लोग भी उस समय अपनी खिड़कियों से चोरी छिपे उसे देखते हों, किंतु बहुत से लोग ऐसी बातें छिपाए रखते हैं जो मैंने आपसे कह दी है। सरिता एक स्कूल में टीचर है। स्कूल की बस निश्चित समय पर जाती है। एक बात जो मैं समझ नहीं पाया वह यह है कि इस आयु में तो यौवन ही यौवन का श्रृंगार होता है, फिर उसे इतना बन सवर कर निकलने की क्या आवश्यकता है। प्रत्येक दिन एक नया रंग, जूते से बिंदिया तक उसे घेरे रहता है। सरिता से मेरा कोई निजी परिचय नहीं है। संभव है वह मुझे जानती हो, क्योंकि उसके पिता दिनेश जानते हैं कि मैं कोयला मंत्रालय में काम करता हूँ। दिनेश जी का ईंटों का व्यापार है। एक बार मेरी कोशिश से उन्हें कोयले की एक गाड़ी का परमिट उस समय मिला था जब उन्हें कोयलों की बड़ी आवश्यकता थी। उनके भट्टे लगे हुए थे, वर्षा आने वाली थी और कोयला न मिलता तो उनका व्यापार चौपट हो जाता। कुछ दिनों के पश्चात दिनेश और उनकी पत्नी रेखा मेरा धन्यवाद करने के लिए हमारे घर आए थे। कुछ मिठाइयाँ और फल दे गए थे। उस दिन रेखा मुझसे बहुत प्रभावित हुई थी। बेशक उसकी मेरी पत्नी से अच्छी जान पहचान थी, किंतु उस दिन वह मेरे पास भी कुछ देर बैठी रही। संयोग से ऐसा हुआ कि उस समय मैं हस्तरेखा की एक किताब देख रहा था। ऐसा पुस्तक रेखा पुस्तक में बने हाथ के चित्रों को देख के कहने लगी, भाई साहब क्या आपको हस्तरेखाओं की भी ज्ञान है? यूं ही थोड़ी बहुत जानकारी किताबें देखते देखते हो गई है। आप किसी दिन इनका हाथ भी देखो। क्या कारण है कि लगातार 5 वर्षों से इन्हें व्यापार में घाटा पड़ रहा है? हम तो सरिता के हाथ भी पीले नहीं कर पा रहे। मैंने पुस्तक रख दी और कहा, रेखा जी इन किताबों में क्या रखा है? मनुष्य का भाग उसकी मुट्ठी में होता है, लकीरों में नहीं। नहीं भाई साहब, मैं आपसे सहमत नहीं। यदि इस बार भी आप कोयला नहीं दिलवाते तो हमारा भट्ठा बैठ गया होता और हम मकान बेचने पर मजबूर हो जाते। इस भेंट के बाद दिनेश जी और रेखा से हमारी जान पहचान बढ़ती गई। मैंने कई बार रेखा जी को गली में मेरी पत्नी के साथ बातें करते हुए देखा, किंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन सरिता भी हमारे यहाँ आएगी। शनिवार का दिन था। मैं कुछ फाइलें काम करने के लिए घर ले आया था। खिड़की खोले इन फाइलों पर काम कर रहा था कि मेरी पत्नी सरिता को साथ लिए मेरे पास आई और कहने लगी, आप हमेशा उटपटांग लोगों के हाथ देखते रहते हैं। आज सरिता का भी हाथ देखिए। आज सुबह रेखा जी मंदिर में मुझे मिली थी। बेचारी बहुत परेशान दिखाई दी थी। कहने लगी, आप भाई साहब से कहें सरिता का हाथ भी देखे। संभव है कुछ पता चले कि भगवान मेरी प्रार्थना कब स्वीकार करेंगे। सरिता अपनी गुलाब की पंखुड़ी जैसी हथेली मेरे सामने रखी मेज पर खोले बैठी थी, जिसे मैं हाथ लगाने से झिझक रहा था। उसकी आंखें मधुशालाएं सी दिखाई दे रही थी, जिनमें न जाने कितने भावुक लोग डूब चुके होंगे। मेज पर रखे चाय के प्यालों में से भाप उठ रही थी। सरिता के सीने में भी कुछ ऐसी ही भाप उठने का गुमान हो रहा था, क्योंकि उसके नैनों के गुलाबी गुलाबी किनारे भीगते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं हाथ देखने का शीशा उसकी हथेलियों पर घुमाता हुआ लकीरों के जंगल में खोसा गया था। सरिता चाय नहीं पी रही थी, चुप बैठी थी। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि सरिता जैसी सुंदर युवती को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ईश्वर ने उसे सब कुछ दे रखा है। रही शादी की बात, सो ऐसी लड़की को ग्रहण करने के लिए तो लोग कतार बांध खड़े होने चाहिए। वह खाते पीते घराने से संबंध रखती है। हथेली पर दिल, दिमाग, आयु, स्वास्थ्य और भाग्य की लकीर बहुत अच्छी है। सूर्य के उभार पर लकीर जिसमें भाग्य चमकता है और भी सुंदर है। बुध बृहस्पति के उभार बहुत अच्छे हैं। शनि का उभार भी दबा हुआ है और उससे होती हुई कोई रेखा दिमाग, दिल या जीवन रेखा से भी नहीं टकराती। मस्तिष्क की लकीर भी न कहीं टूटी है, न वीनस से उभार पर गई है जो इस लड़की के लिए कोई समस्या खड़ी हो। फिर इसके माता पिता इसके लिए परेशान क्यों हैं? इसलिए मैंने सरिता से पूछना ही उचित समझा। सरिता तुम ही कहो समस्या क्या है? वह कुछ मुस्कुराई और कहने लगी, अंकल कोई विशेष बात तो नहीं है। बताए कि मेरे घर के यह बताएं कि मेरे घर के लोग मुझे अशुभ या मनहूस क्यों समझते हैं। पिछले 4-5 वर्षों से तो मैं मानो इस घर पर बोझ बन गई हूँ, जिसे वे कहीं न कहीं उतारना चाहते हैं। मेरे पिता तो यह समझने लगे हैं कि उनको जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं वह मेरे कारण ही है। सरिता, नहीं सरिता, तुम्हारे हाथ की लकीरों में तो ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती। तुम जहाँ भी जाती हो तुम्हें मान सम्मान मिलता होगा। लोग तुम्हारी ओर झुकते होंगे। तुम्हारे मित्र अधिक और शत्रु शायद ही कोई हो। नेकी और नेक दिली तुम्हारे स्वभाव में है। जीवन के आरंभ से अंत तक तुम्हें कोई आर्थिक कठिनाइयाँ नहीं आएगी। इसलिए मैं समझ नहीं सका कि दिनेश जी और रेखा बहन तुम्हें अशुभ क्यों समझते हैं। शायद इस कारण कि
मैं 24 वर्ष की हो चुकी हूँ और अभी मेरी शादी नहीं हो पाई, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो ऐसी कोई संकेत नहीं जिससे पता चले कि तुम्हारी शादी में कोई विघ्न पड़ सकता है। इसका एक कारण हो सकता है अंकल कि मेरे पिताजी जिस प्रकार से मेरी शादी कराना चाहते हैं, उस प्रकार के साधन उनके पास नहीं है। जैसा दूल्हा वे चाहते हैं वैसा उन्हें मिल नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों से पिताजी के साधन बढ़ने की अपेक्षा कम हुए हैं और जिस प्रकार की दूल्हा शादी मैं चाहती हूँ वह संभव नहीं हो रही। तुम किस प्रकार की शादी चाहती हो? मैंने पूछा। दौलत की नहीं, दिल की। मैंने शीशा उठाकर फिर सरिता की हथेली की छानबीन की। सभी रेखाएं और उभार ठीक थे, किंतु सकारात्मक और नकारात्मक मंगल के दोनों उभार बहुत ही चपटे थे और सकारात्मक मंगल के स्थान पर तो मानो एक गड्ढा सा बना हुआ था, जिसका अर्थ था कि इस लड़की में न प्रहार का साहस है और न अपना बचाव कर सकती है। शायद उसने इसी वजह से मार खाई है। इसलिए मैंने सरिता से कहा, ऐसा लगता है मानो तुम्हारे साथ धोखा होता रहा है, जिसे तुम रोक नहीं सकी और न ही तुम में उसे बताने का साहस है। तुम्हारी यदि कोई समस्या है तो यही उसका मुख्य कारण है, नहीं तो तुम्हारे हाथ में मुझे कोई अन्य त्रुटि दिखाई नहीं दी। सरिता ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, उसकी धुली-धुली आँखों से आँसू अपनी कहानी कहने के लिए उसके गालों पर बह निकले। वह कुछ कहना चाहती थी, किंतु होंठ कँपा रहे थे। जुबान में बोलने का साहस नहीं था। मैंने उससे कहा कि वह पहले चाय पी ले, फिर बात करेंगे। कुछ देर बाद उसके मस्तिष्क पर छाए हुए बादल उसके नयनों द्वारा बरस कर चले गए थे। पलकें अभी भी भीगी हुई थी, किंतु सीने का ज्वार भाटा थम गया था। मैंने कहा, सरिता, साहस से काम लो। जो कुछ तुम्हारे मस्तिष्क में है उसे थूक दो। सीने में भरा विष उगल देने से तुम्हें राहत मिलेगी। और यदि यह कोई भेद है तो सच जानो कि यह कभी तुम्हारे माता पिता तक नहीं पहुँचेगा। सरिता ने अपने कंधे पर बिखरे बालों में उंगलियों से कंघी की और धीरे धीरे किसी लिपटे हुए फीते की भांति खुलने लगी। अंकल, वैसे कोई समस्या तो नहीं है मेरी। एक आधा भूल से अड़चन अवश्य उत्पन्न हुई है। एक लड़का राहुल कॉलेज में मेरा सहपाठी था। वह मेरे बहुत निकट आ गया था। मुझे भी उसमें कोई कमी दिखाई नहीं दी थी, सिवाय इसके कि वह किसी धनी बाप का बेटा नहीं था। मैंने सोचा था कि यदि मेरे माता पिता ने कभी मेरी पसंद पूछी तो मैं राहुल का नाम ही लूँगी। परीक्षा के दिनों में उसकी माँ बीमार हो गई, जिसके ऑपरेशन के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं था। उसने मुझसे सहायता मांगी तो मैंने राहुल से अपनी निष्ठा प्रकट करने के लिए उसे 3 बार 20-20 हज़ार रुपए दे दिए। यह पैसे वह थी जो मैं जमा कर रखी थी, लेकिन न राहुल को माता बच सकी और न उसने मुझे वह पैसे लौटाई। यहाँ तक कि वह कॉलेज छोड़कर ही चला गया। मेरे माता-पिता को पता था कि मेरे पास कितना पैसा है, लेकिन मैं उन्हें कुछ बता नहीं सकती थी। इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने परीक्षा के बाद नौकरी कर ली, ताकि अपने खाते में कुछ जमा करके अपने भेद को छुपाए रख सकूं। इस बीच माँ ने 2-3 लड़के बताए जो बहुत अमीर परिवार से थे, लेकिन वह व्यापारी किस्म के लोग थे, जिन्हें शिक्षा, ज्ञान और सुंदरता से अधिक लेन-देन में रुचि थी। माँ मुझसे हर बार पूछती, सरिता, 50-60 हज़ार रुपए तो तुम्हारे खाते में भी होंगे, और मैं हर बार उस लड़के को ही नापसंद कर देती। इसका अर्थ यह है सरिता कि तुमने अपनी भूल को छुपाने के लिए अपनी भविष्य ही खराब कर लिया। अंकल, मुझ में जुबान खोलने का साहस ही नहीं था। इसमें इसके साथ मन में अभी तक आशा की डोर लटक रही थी कि संभव है राहुल जब मुँह दिखाने योग्य हो जाए तो यहाँ लौट आएगा। वो तो मुझ पर एक भंवरे की भांति मंडराया करता था। यह तो अभी तक नहीं हो पाया है। इस बीच एक और विस्फोटक हो गया। वह क्या? क्या उसका भी तुम्हारे माता-पिता को पता नहीं? थोड़ा बहुत पता है। मेरे स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती प्रतिभा का भाई मोहन ऑफिसर है। एक दिन वह स्कूल आया, मेरी ओर देखता रहा, फिर वह रोज ही स्कूल आने लगा। मुझे उसकी नज़रों में वासना के तीर से तैरते दिखाई देते थे। मुझे उनके सामने खड़े होने में बहुत संकोच होता था, लेकिन वह तो अपनी बहन से मिलने आता था और किसी न किसी बहाने
बाहर या बहन के कार्यालय में मुझसे बातें करने का कोशिश करता था। एक दिन श्रीमती प्रतिभा के बेटे का जन्मदिन था। उन्होंने मुझे भी बुलाया था। मोहन भी वहीं आया हुआ था और पार्टी का प्रबंध कर रहा था। फिर वह फिर मेरी ओर ही देखता चला जा रहा था। अतिथियों के सामने मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह मेरी ओर ही देखता चला जा रहा था। मैं ऊब कर मुँह हाथ धोने के बहाने दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद वह वहाँ भी आ गया और कहने लगा, सरिता, मैं तुम्हारा भंवरा हूँ। सरिता को कोई मोहन से जुदा नहीं कर सकता। मैंने केवल तुम्हें पाने के लिए 1 महीने की और छुट्टी ले ली है। मैं तुम्हारे माता-पिता से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरा शादी का कोई विचार नहीं है, पर मेरा तो है। उसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर चूम लिया। मैंने हाथ छुड़ाए तो उसने मेरी बाहें मरोड़ दी। मैंने भागना चाहा तो उसने मेरी साड़ी खींच ली। मेरा ब्लाउज़ फट गया। इसी संघर्ष में एक ड्रेसिंग टेबल उलट गई। खिड़की का शीशा टूट गया। श्रीमती प्रतिभा भागी-भागी आई और बोली, मोहन, यह क्या कर रहा है? कुछ नहीं, सरिता से कुछ प्यार हो रहा है। मैं कुछ नहीं कह सकी और साड़ी उठाकर बांधने लगी। श्रीमती प्रतिभा बोली, प्यार बाद में होता रहेगा, पहले मेहमानों का स्वागत तो कर लो। मैं कुछ नहीं कह सकी। इसी परेशानी की अवस्था में बाहर निकल कर टैक्सी पकड़ी और घर चली आई। 1 सप्ताह के बाद श्रीमती प्रतिभा अपने भाई को साथ लेकर मेरे माता-पिता से मिली। उन्होंने कहा, आपकी सरिता और मेरा भाई मोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरा भाई ऑफिसर है, सरिता को अपने बागों की रानी बना देगा। हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है और न हमें लड़की के अतिरिक्त कुछ और चाहिए। हम सिर्फ सरिता चाहते हैं। मेरे माता-पिता ने इस प्रस्ताव के विषय में मुझसे पूछा तो मैंने स्पष्ट कह दिया, मैं इसके साथ शादी करना नहीं चाहती और न ही मुझे उससे कोई लगाव है। वह कुछ दिनों से स्कूल में अवश्य आ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वह मुझ पर प्यार का आरोप लगा दे। मैं वहाँ पढ़ने जाती हूँ, प्यार करने नहीं। मेरे माता-पिता ने मुझ पर बहुत बल दिया कि लड़का जवान है, सुंदर है, अमीर है, इतना बड़ा अधिकारी है, माननीय परिवार का सदस्य है, घर, ज़मीन, जायदाद है। इससे अच्छा लड़का हमें और कहाँ मिलेगा? और सबसे बढ़कर यह कि लड़के वाले रिश्ता माँग रहे हैं। अधिक लेना-देना भी नहीं होगा। लेकिन मैंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। मुझे तो उन लोगों से घृणा-सी हो गई थी। 10 दिन के बाद मुझे एक और स्कूल में नौकरी मिल गई और मैंने वह स्कूल ही छोड़ दिया। क्या तुमने दिनेश जी को उस घटना के बारे में बताया? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं। ना जाने पिताजी मेरी बात पर विश्वास करे या ना करे, इसका कुछ और ही मतलब निकाल ले। वे मुझे ही अपराधीन कहने लगे और मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊँ। लेकिन तुम्हारे माता-पिता को भी तो अपनी समस्या का समाधान करना है। जब तक यह नहीं होगा, वो तो तुम्हें अशुभ ही कहेंगे। मैंने कहा, इसलिए तो आपके सामने हाथ फैलाए बैठी हूँ। आजकल मोहन फिर छुट्टी पर आया हुआ है। मेरे माता-पिता पर फिर दबाव डाला जा रहा है। हमारे किसी भी रिश्तेदार को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। सभी को लड़का और घर-बार पसंद है। सब मेरी ओर ही देख रहे हैं, मानो मैं कोई अशुभ छाया हूँ, जिससे वह जितना जल्दी संभव हो छुटकारा पाना चाहते हैं। आप मुझे यह बताएँ कि क्या मेरे भाग्य में कोई भला मनुष्य है या मुझे अपनी गर्दन उस मोहन के सामने ही रखनी पड़ेगी। सरिता चली गई है, मेरी पत्नी खाली प्याले उठाकर ले गई है और मैं फाइलों पर नज़रें घुमाता हुआ सोच रहा हूँ कि क्या सब कुछ रेखाओं पर ही छोड़ दिया जाए। रेखाएँ रास्ते हैं, मंजिल तो नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब